तो बीपीएससी में जो है बीपीएससी 3.0 में जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आ रहा है उसी को लेकर ये सीरीज चला जा रहा है। तो इसे आप रिवीजन के तौर पे देखिए, ये जो है एकदम एनसीईआरटी का जो है इम्पोर्टेंट लाइन सब उतारा है। एकदम आप जाइएगा एनसीईआरटी बुक और एससीईआरटी बुक से जितना भी इम्पोर्टेंट लाइन है सबको छांट कर इस बुक में जो है लिखा गया है। और जो इस बार जो पूछा गया है बीपीएससी, मैंने प्रूफ के साथ उसका वीडियो भी बना दिया, आप जाके उसको देख सकते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, इसी नोट से आया हुआ है। ठीक है, और हम बताते भी चलेंगे कि कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा और वर्ल्ड हिस्ट्री से आने का संभावना है। तो ये फ्रांस की क्रांति है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो 14 जुलाई 1789, ठीक है, 1789 उसकी सुबह पेरिस का आतंक का माहौल बना और सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। ठीक है, और सैकड़ों लोगों ने एक समूह पेरिस पर पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल के किले के जेल को तोड़ डाला और भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। देखिए, ये जो है एकदम क्लाइमैक्स होता है ना, उस तरह से उठा लिया गया है। ये जो है लाइन लिया गया है बीच से। ठीक है, बीच से मतलब क्या, जब इतना ज़्यादा आक्रोश बढ़ जाता है तो सभी जो रहते हैं तीसरे तीसरे स्टेट के लोग वो धावा बोल देते हैं बास्तिल के किला पर। बास्तिल का जो किला है जहाँ पर जो है कुछ मजदूर जो है रह रहे थे, उसी पर क्या कर देते हैं, धावा बोल दिया जाता है और उसको आज़ादी, मतलब कि ये लोग आज़ादी के लिए लड़ते हैं, एक तरह से स्वतंत्रता के लिए। जो राजतंत्र रहता है उसको हटाने के लिए ये लोग कर रहे थे। ये जो है बीच से लाइन दे दिया है, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में कि बास्तिल का किले का पतन कब हुआ, तो 14 जुलाई 1789। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जो लाल लाल किया है एकदम समझे हुए भी करता है। 18वीं सदी के उत्तर ये जो है टॉपिक है। ठीक है, फ्रांसीसी समाज किस टाइप का था। 1774 में बोर्बो राजवंश, तो यहाँ से पूछता है कि 1774 के में कि किस वंश का शासक था। ठीक है, तो बुर्बो राजवंश। ठीक है, बुर्बो राजवंश का उस समय जो था राजा वो कौन था, तो लुइस 16 था। ठीक है, अब क्या होता है कि लुइस 14 भी दे देता है ऑप्शन में, तो एकदम कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि 14 लिखा है कि 16 लिखा है। ठीक है, तो लुइस 16वां। ठीक है, इस तरह से याद रख लेंगे। 1774 में जो बुर्बो राजवंश जो है फ्रांस गद्दी पर आसीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछता है कब जो है लुइस 16 जो है राजा बनता है, तो 1774 में बनता है। ये उम्र अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन जान लो इसका जो कितने साल का था, 20 साल का था। और ये पूछा जाता है कि वो जो इससे शादी किया था वो कहाँ कहाँ की रानी थी, तो एस्टेरिया की राजकुमारी थी। ठीक है, उसका नाम क्या था, कि पूछा जाता है कि मैरी एंटोनेट थी। ठीक है, मैरी एंटोनेट थी ना। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका को 13, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। ठीक है, कितने उपनिवेश को साझा उल्टा भी पूछता है सीधा भी पूछता है कि अमेरिका में कितने उपनिवेश पे ये इंग्लैंड, ठीक है, यहाँ पर फ्रांस दिया है, ये पूछता है कि इंग्लैंड ने कितने उपनिवेश बना के रखे थे अमेरिका में, थे 13, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यही आज़ादी शासन काल में फ्रांस ने अमेरिका को 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद करने का सहायता दी थी। तो अमेरिका का साथ कौन देता है, तो फ्रांस देता है, ये भी पूछा जाता है। अमेरिका का साथ कौन दिया था, तो फ्रांस दिया था। ठीक है, तो कितने उपनिवेश बनाया था इंग्लैंड ने अमेरिका में, तो 13 गो उपनिवेश बना के रखा था। यही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बीपीएससी 3.0 में कितने स्टेट में बटा हुआ है, तो 3 स्टेट में बटा हुआ है। ठीक है, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कि प्रथम स्टेट में जो कौन से वर्ग रहते थे, ये पादरी वर्ग रखते हैं। दूसरे स्टेट में कौन सा रहते थे, कुलीन वर्ग रहते थे, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट है। और तीसरे स्टेट में पादरी कुलीन छोड़ के ना लगभग लगभग जितने भी आते थे, जैसे वकील हो गया, व्यापार, अदालती, मध्यम किसान, कारीगर, छोटे दुकानदार, भूमिहीन किसान, ये सब रहते थे किसमें, तृतीय स्टेट में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आए। ये देखिए, ये जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस सबको यही क्वेश्चन आया हुआ है। लिबरे क्या था, तो लिबरे फ्रांस की मुद्रा थी। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी, आप जाके देखिए 3.0 में। ठीक है, और इसको मान लीजिए अगले बार आ जाए कि लिबरे को कब समाप्त कर दिया गया, तो क्या बोलेंगे, 1794 में इसको समाप्त कर दिया गया। ये जो है एनसीईआरटी का ही लाइन है। ठीक है, स्टेट, ठीक है, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज सत्ता पर सामाजिक हैसियत से अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। ठीक है, स्टेट मतलब फर्स्ट स्टेट सेकंड, तो स्टेट क्या होता है, तो क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज जो है सत्ता जो है वो बांटा गया था श्रेणी में, उसी को बोलते हैं स्टेट बोलते हैं।
पादरी वर्ग क्या होता है? चर्च के विशेष कार्यों करने वाले व्यक्ति को का समूह था, ठीक है। पादरी वर्ग क्या होता है? चर्च में विशेष कार्य को जो करते थे व्यक्ति, इसका समूह होता था। और ये टाइट पूछता है, ठीक है, और एक टाइल पूछता है। तो चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला ये वाला कर था, ठीक है। यहाँ पर डिटेल दे देगा। और ये एक धार्मिक कर भी है, ठीक है, ये धार्मिक कर भी है। चर्च द्वारा जो वसूला जाता था, यह कर कृषि उपज के 10वां हिस्से 10 के बराबर होता था। ये भी पूछ सकता है। आजकल जो है डिटेल में डीप नॉलेज में पूछा जाता है। टाइट दे देगा, ठीक है। एक लिखेगा पहला क्वेश्चन कि धार्मिक कर था, ये चर्च द्वारा वसूला जाता था, और ये उपज का कृषि उपज का 10वां भाग था। तो इसमें से कौन सही है? तो ये तीनों सही होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बनाने लगा है। तो आपको जो है समझ समझ कर एकदम पढ़ना है। और टैक्स सीधे राज्य के अदा किया जाए, मतलब ये डायरेक्ट टैक्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है, ठीक है। 18वीं में एक नया समूह उदय हुआ, तो ये उससे क्या बोला जाता है? मध्यम वर्ग बोला जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट बुक है। द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारी के सिद्धांत का खंडन किया है, ठीक है। किस बुक में जो है जॉन लॉक ने जो है दैवीय और निरंकुश अधिकारियों के सिद्धांत को खंडन किया है, ठीक है। राजा का जो निरंकुश शासन करता है, उसका खंडन किस बुक में किया गया है? द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में किया गया है। किसने किया है? तो जॉन लॉक ने किया है। ये भी पूछा जाता है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसकी बुक है? तो जॉन लॉक की। यहाँ पर मिलाने के लिए भी दे दिया जाता है जॉन लॉक, इधर बुक का नाम रहता है, ठीक है। जैसे मेंटल लिख देगा, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉ इधर बुक का नाम है, ये से मिलान करने के लिए देगा। तो आपको एकदम कंफर्म रहना है, ठीक है। तो यहाँ भी पूछ सकता है कि टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में क्या किस चीज़ का वर्णन है? तो राजा जो निरंकुश करता है, निरंकुश शासन करता है, उसका दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ समझ के याद करना है। मोंटेस्क्यू का जो है द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना जो है सरकार के अंदर अभी जो हम लोग विधायिका कार्यपालिका जो बांटा गया है, इसी के बुक से लिया गया था, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज से। तो यहाँ पूछा जाएगा कि विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है कि जो है सत्ता का विभाजन जो है किस बुक में लिखा है? तो ये क्या बोलेंगे? द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है। तो स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी बुक है? तो ये मोंटेस्क्यू की है, ठीक है। ये सब याद रखना है। क्रांति की शुरुआत जो है लुईस 16 जो 5 मई 1789 को है, नए करों का प्रस्ताव। ये क्यों शुरू होता है? ये क्रांति जो हुआ क्यों शुरू होता है? लुईस 16 जो था वो क्या करता है कि ये अमेरिका का जो मदद कर दिया था, तो उसका उसका जो है कोषागार खाली हो जाता है। कोषागार मतलब जहाँ पैसा उसका जमा था वो खाली हो जाता है। खाली होने के कारण क्या कहता है कि जितना भी है उसमें क्या कर दो, टैक्स को क्या कर दो, बढ़ा दो, तभी तो पैसा आएगा। उसी से तो सारा चीज़ चलता है, ठीक है। ऐशो आराम में ये खर्चा करता था, वो भी आगे लिखा हो। लुईस जो किला बना था उस पे खूब खर्चा करता था ये। तो ये क्या बोलता है कि टैक्स को बढ़ा दो, यही कारण था, ठीक है। पूछा जाए मतलब शुरुआत का यही कारण था। लुईस 16 जो है 5 मई 1789 में नए कर का प्रस्ताव रखता है, ठीक है। इसलिए क्या कहता है, एक स्टेट जनरल बैठाओ और वो सबको बोलेंगे कि जो टैक्स बढ़ गया है अपना जनता को। तो इसमें क्या होता था, 3 स्टेट में बँटा हुआ था, वो बताइए दिए हैं। पहला स्टेट, दूसरा स्टेट इस बैठक में अपने 300 पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेट से 300 और सेकंड स्टेट से 300 भेजे गए हैं। आमने-सामने को कतारों में बिठाएँ, मतलब सामने वाला को कतार में बिठाता था। तीसरे स्टेट जो है पीछे खड़ा हो जाता है, ठीक है। तीसरा स्टेट वाला आदमी सब पीछे खड़ा हो जाता था। तीसरे स्टेट से कौन-सा आता था? 600 मात्र आदमी आता था। किसान और औरतों और कारीगरों के सभी में प्रवेश वर्जित था। तो ये देखिए स्टेटमेंट जो है बना के पूछता है, इसलिए आपको ना लाइन बाय लाइन जो है ध्यान से याद रखना है, ठीक है। किसान, औरतों और कारीगर का जो सभा था उसमें प्रवेश वर्जित था। किसको किसको प्रवेश में वर्जित था? किसान नहीं आ सकता था, औरत नहीं आ सकती था, और कारीगर में सभा में प्रवेश जो है वर्जित था। फिर भी लगभग जो है 40,000 पत्रों के माध्यम से उसकी शिकायत एवं मांग की सूची बनाई गई। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार जो प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार जो है लुईस 16 इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रज्ञान था। मतलब क्या, जो एक स्टेट रहता था उसका एक एक वोट लिया जाता था, परंतु जो है जैसे एक आदमी 300 आदमी है फर्स्ट स्टेट का, वो इसका वोट का गिनती एक एक होगा, मतलब 300 वोट पड़ेगा। परंतु जो है तीसरे स्टेट का जो है प्रतिभागी मांग रखी कि अब की बार जो पूरी सभा द्वारा मतगणना कराया जाना चाहिए, लेकिन प्रत्येक सदस्य को जो है एक मत देने का अधिकार होगा।
ये जो 600 आदमी जो है तीसरे स्टेट में, वो सब का जो वोटिंग है उसको एक-एक गिना जाता था, ठीक है? मतलब वोटो देगा तो ये तीनों सौ पूरेगा। इसलिए बोलता है कि सभी को जो है वोट देने का बराबर रहेगा और प्रत्येक सदस्य का जो है प्रत्येक वोट मिलना चाहिए, ठीक है? प्रत्येक से अगर एक आदमी है तो एक वोट पड़ना चाहिए। लेकिन तीसरा स्टेट को ना वर्जित था कि वो एक एक नहीं गिनाता था, ठीक है? यही मांग था इन सबका। कि स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि क्या कारण था कि झगड़ा हो गया था। यही जो है क्या मांग रखा था तीसरा स्टेट कि सभी सभा में द्वारा जो मत सभी को जो पूरी तरह सभा में मतगणना कराया जाए और दूसरा क्या रखा था कि प्रत्येक सदस्य का जो है एक वोट देने का अधिकार होगा। यह एक कैसा सिद्धांत था? लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा। देखिए अभी तक हम लोग 3 बुक पढ़ चुके हैं, ठीक है? रूसो का जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें डेमोक्रेसी का बात किया गया है। अब यहाँ से बुक का नाम आता है कि रूसो के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया था, ठीक है? बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया था कि फ्रांस की क्रांति से जो है आज़ादी दिलवाने में मतलब कौन-कौन से जो है आज़ादी मतलब क्या स्वतंत्रता लाने में जो है किस-किस का जो है योगदान रहा। तो अभी तक हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके हैं? एक रूसो का पढ़ चुके हैं, ठीक है? यही क्वेश्चन आया था, थोड़ा हम लोग को दिमाग भी लगाना चाहिए, ठीक है? तो एक रूसो का नाम हो गया, यहाँ देख सकते हैं। एक रूसो हो गया, एक जॉन लॉक हो गया, एक क्या मोंटेस्क्यू था, ठीक है? तो ये तीनों अगर ऑप्शन में मिल जाए तो आप उसी को टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो है एकदम हाईली इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये बुक का नाम तो याद रहेगा, ठीक है? इसी में लोकतांत्रिक सिद्धांत लिखा गया है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण तिथि, ये तिथि को एकदम दिमाग में बैठाइए लीजिए। 1774 में बताए हैं लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है ये, ठीक है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। सरकारी खजाना खाली हो चुका था और प्राचीन राजतंत्र समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। 1789 में देखिए क्या हुआ, स्टेट जनरल का आह्वान हुआ, ठीक है? स्टेट जनरल को बुलाया जाता है कि टैक्स बढ़ाएंगे और तृतीय स्टेट जो है नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्टिल पर हमला होता है, देहात में किसानों का विद्रोह हो जाता है। बास्टिल पर हमला कब होता है? तो 14 जुलाई 1789। अभी बताएं डेट के साथ पूरा याद रखना है। 1791 सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। क्या चीज़ बनाया जाता है? संविधान कब बनाया जाता है? 1791 में बनाया जाता है, ठीक है? एक तो सम्राट पर जो अंकुश तो लग ही गया और सभी को अधिकार मिल जाता है और संविधान बनाया जाता है कब? तो 1791 में। ये क्वेश्चन आएगा कि संविधान कब बनाया जाता है? तो ये 1791 में बनाया जाता है। यहाँ नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है एनसीईआरटी का जो है ये नोट्स है। अब आते हैं यहाँ पे जो ये वाला देखेंगे 1792-93 जो फ्रांस गणराज्य बन जाता है 92-93 में। सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है और जो है जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस के डेक्रेट का शासन। ये जो है जब आगे बताएंगे तभी इसका मतलब समझ में आएगा। गिलोटिन नाम का एक डिवाइस होता है, ये भी पूछ सकता है। तो इससे जो है सर रखते हैं उससे कट जाता है, ठीक है? उस समय जो राजा को मार दिया जाता है वही बताएंगे आगे। 18 मई को क्या किया जाता है? ये भी याद रखिए इंपॉर्टेंट डेट है नेपोलियन कोड, ठीक है? नेपोलियन कोड पूछा जाए, नेपोलियन संहिता पूछा जाए तो क्या लिखेगा? 1804। यह डेट के साथ याद रखिए 18 मई 1804। अभी डेट उट खूब पूछने लगा है तो 18 मई 1804 याद रखिएगा। अ, ठीक है? इसी समय जो है नेपोलियन कब सम्राट बनता है? तो 1804 में, ठीक है? यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। विशाल के भूभाग पे क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। कौन? तो ये नेपोलियन कब्जा कर लेता है। और 1815 में जो है वाटरलू का युद्ध होता है जिसमें जो है नेपोलियन हार जाता है, ठीक है? तो पूछा जाएगा कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ? तो 1815 में हुआ। इसमें किसकी पराजय हुई थी? तो नेपोलियन की पराजय हुई थी। नेशनल असेंबली ने नेशनल असेंबली ने 1751 में संविधान का प्रारूप जो है पूरा कर लिया। इसका उद्देश्य क्या था? तो सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था, ठीक है? नेशनल असेंबली बनाया जाता है और उसमें जो है 1751 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया जाता है। मतलब क्या 1751 में एक असेंबली बना करके और संविधान बनाया जाता है, ठीक है? जिस तरह से हमारे भारत में जो है अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग जो है संविधान बनाए थे और उसको जो प्रारूप तैयार किए थे
कौन प्रारूप तैयार किए थे? तो बी आर अम्बेडकर। उसी तरह यहाँ पर जो है नेशनल असेंबली 1791 में संविधान का प्रारूप जो है कर लिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सम्राट की शक्ति को क्या करना? सीमित करना। जो सम्राट रहेगा लेकिन उसका जो है शक्ति को सीमित कर देंगे। जोकोबिन को कुलात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जोकोबिनो को कुलात के नाम से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनों वाले, ठीक है। ये याद रखना है। जोकोबिन का मतलब क्या था? कुलात, और जिसका अर्थ क्या था? बिना घुटने वाले। कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी को भी पहनते जो स्वतंत्रता है। यहाँ पर ये आज क्वेश्चन आया हुआ था कि ये किसको दर्शाता है, ठीक है। लाल रंग, पीला रंग, लाल झंडा जिस तरह से था। और अभी यह बहुत सारा जो आएगा क्वेश्चन जो कि ये किसको दर्शाता है, तो यहाँ पर आप एक याद रखिए कि लाल रंग की टोपी किसे दर्शाता था। तो आपको याद रखना है स्वतंत्रता का प्रतीक था, ठीक है। एग्जाम में कुछ से कुछ घुमा के देगा, आपको फंसना नहीं है, ठीक है। न्यायपालिका कार्यपालिका जो है द स्पिरिट ऑफ लॉज में जो लिखा गया है वो इसी तरह से बांटा गया है। तो ये नहीं आता है ये वाला, ठीक है। ये नहीं आएगा कि कितना निर्वाचन थे, ये सब नहीं आता है, ये सब भी नहीं आता है, ठीक है। ये सब जो है क्रांतिकारी महिला का ये आता है, ठीक है। ओलंपस गुज, ठीक है। ये याद रखना है 1748 1793 का जीवन, ये डेट नहीं याद रखना है, ठीक है। बस याद है। ओलंपस दे गुज जो है क्रांतिकारी फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिला में सबसे महत्वपूर्ण थी। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया था, ठीक है, क्योंकि उसने महिलाओं को मानव मात्र का मूलभूत अधिकार से वंचित रखा था। तो इस महिला का नाम जो याद रखना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया था क्या? क्योंकि उसमें महिलाओं का मानव मात्र का मूलभूत अधिकार से वंचित रखा गया। जो महिला लोग था उसको हमेशा क्या कर रखता था? उसके अधिकार से वंचित रखता था। इसके लिए किया गया था सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसमें महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्य के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इसे कार्यवाही की जाए। जो अधिकार है उसको लेने के लिए लोग आवाज़ उठाए थे। देखिए को जब फ्रांस की क्रांति से, यही औरत का नाम याद रखना है, ठीक है। क्या नाम है? ओलंपा द देखूज। कोई भी क्वेश्चन आए तो ये आपको लगा देना है आंसर में। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जो है जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधार में से एक था, ठीक है। फ्रांसीसी उपनिवेश में जो है दास प्रथा का जो उन्मूलन जो है जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी समाज का सुधारक में से एक था। ये वो क्लब बनाया गया था, उस क्लब का क्या नाम था? तो जैकोबिन क्लब था, ये याद रखना है। उसमें ये इम्पोर्टेंट भूमिका निभाया था क्रांतिकारी में। फ्रांसीसी उपनिवेश में अंतिम रूप से दास प्रथा का जो उन्मूलन होता है, कब होता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस में जो है अंतिम रूप से दास प्रथा का जो है उन्मूलन कब हुआ था? तो 1848 में किया गया था। अब यहाँ पर निग्रो, ठीक है, फ्रांस से सहारा निग्रो राजस्थान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग, ये अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पूछ देगा निग्रो, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बहुत बार क्वेश्चन में जो है साइड साइड में जो दिया रहता है उसी को बार बार जो है ये पूछा है ये बुक एग्जाम में। अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान में दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग को क्या बोला जाता है? निग्रो कहा जाता है। यह अपमानजनक शब्द है जिसका प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। इतना बात याद रखना आपको। अब देखेंगे स्वतंत्रता और जानवादी अधिकार के विचार फ्रांसीसी क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण विचार थे, ठीक है। स्वतंत्रता और जानवादी अधिकार जो है फ्रांस की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। औपनिवेशिक समाज में संपूर्ण ये सब। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन ने जो क्रांति किस क्रांति से प्रेरणा लिए थे? तो ये फ्रांस की क्रांति से लिए थे। ये क्वेश्चन आता है कौन कौन? तो टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय, ठीक है। क्रांति फ्रांस के उपजे विचार से प्रेरणा लिए थे। राष्ट्रवाद के से पहले स्पष्ट व्यक्ति 1790 फ्रांस की क्रांति के साथ हुए। और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व जो है किस क्रांति का जो है नारा है? तो क्या बोले? फ्रांस की क्रांति का नारा है। 1804 में जो है फ्रांस नागरिक संहिता, जिसमें आमतौर पर नेपोलियन का संहिता के नाम से जाना था। अभी बताएं 1804 में क्या नेपोलियन कोड भी इसको बोलते हैं, नेपोलियन की संहिता भी बोलते हैं, ठीक है। कब आया था? 1804 में। ये इस पे क्या लिखा था? तो ये जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त करें, जिसको जो है पहले क्या होता था राजा के शासन में कि जन्म के अधिकार पर उसका जो है तय किया जाता था उसको किस तरह से
मिलेगा। तो जन्म के आधार पर यहाँ जो है विशेष अधिकार मिलता था पहले, उसको क्या कर दिया ये, जब नेपोलियन बना तो उसको क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। समाजवाद शब्द का जो प्रथम जो है ये इम्पोर्टेंट है एकदम हाईली, समाजवाद शब्द का जो प्रथम जहाँ लग जाए समझ इम्पोर्टेंट है। जो समाजवाद शब्द का जो है प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था, ठीक है, रॉबर्ट ओवेन ने किया था। नेपोलियन के जो आधुनिक फ्रांस का जनक, किसको आधुनिक फ्रांस का जनक बोला जाता है, तो नेपोलियन को जो है आधुनिक फ्रांस का जनक माना जाता है। नेपोलियन नेपोलियन अपने विजय के अधिक महत्वपूर्ण और स्थायी बताया था। 1797 में नेपोलियन की इटली पर हमला हुआ, ठीक है। नेपोलियन का जो है इटली पर हमला कब कर देता है, तो 1797 में जो है नेपोलियन जो है इटली पर हमला कर देता है। नेपोलियाई युद्ध की शुरुआत हो जाती है। नेपोलियन का पतन कब हो जाता है, तो 1815 में वाटरलू की युद्ध होता है उसमें समाप्त हो जाता है। नेपोलियन का पतन कब हो जाता है, तो 1815 लिखेंगे, ठीक है, 14 हटा देते हैं। और यहाँ पर जो उसके बाद जो 1815 में हार जाता है तो एक संधि होता है, ठीक है। कौन सी संधि होता है, तो वियना की संधि होता है। वियना की संधि कब होता है, 1815 ही में होता है। आगे ये क्वेश्चन आएगा, यूनान स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ कब किया था, तो 1821 में, ये नहीं आता है, ठीक है। इटली का एकीकरण कब हुआ, तो 1870 बोलेंगे, ठीक है, कहीं पर 71 भी देता है। और जर्मनी का एकीकरण 1871 लिखेंगे, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक चला ये दिया हुआ है, ठीक है। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। 1905 में हाब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य का जो है स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है, ठीक है। ये कब होता है, तो 1905 में होता है। तो अगला जो है चैप्टर हम लोग यूरोप में समाजवाद, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप इस चैप्टर में देखिए कि किस टाइप से जो है क्वेश्चन आ सकता है। आप इस वीडियो को जो है 2 बार 3 बार जो है देखेंगे तो आपको और कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।